नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन इतिहास से संबंधित प्रश्न लेंगे। किससे संबंधित प्रश्न होंगे? इतिहास से संबंधित। और इतिहास में दोस्तों मौर्य काल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मौर्य काल जितना भी है सभी प्रकार के प्रश्न इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो देखिए, इतिहास मौर्य काल। मौर्य काल का संस्थापक देखिए मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में वैशल्य यानी निम्न कुल का माना गया? अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको किस ग्रंथ में वैशल्य यानी निम्न कुल का माना गया है? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है। अब और ग्रंथों की आपको एक दो चर्चा बता दूं मैं। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में तो निम्न कुल का माना गया है। और बौद्ध और जैन साहित्य हैं उसमें अक्षत्रिय अभिजात माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को उच्च कुल का यानी उच्च कोटि का बताया गया है। विदेशी इतिहासकार हैं स्पूनर, उन्होंने इसे पारसिक माना है। रोमिला थापर ने इसे वैश्य माना है। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने भारत में क्या विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। और भारत में साम्राज्य स्थापित जो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था वो उनके एक मंत्री थे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उनके माध्यम से एक नंदन वंश के राजा थे गणानंद, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक वो चाणक्य के द्वारा ही करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकलम खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त से काफ़ी प्रभावित हुए और उससे प्रभावित होकर के चाणक्य ने उनको राजा बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये इनका छोटा सा इतिहास है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र गुजरात को बोलते हैं मित्रों, वर्तमान गुजरात है, वहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण है वो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। मौर्य शासन में राजकीय वर्ष किस माह से शुरू होता है? अच्छा प्रश्न है। मौर्य शासन में राजकीय वर्ष है वो आषाढ़ यानी जुलाई से शुरू होता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शकल यानी जम्बूद्वीप का स्वामी, आपको मैंने बताया था ना, शकल या जम्बूद्वीप का स्वामी श्रीलंका को बोलते हैं, का स्वामी बताया गया। तो महावंश जो ग्रंथ है उसमें महावंश पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को शकल यानी जम्बूद्वीप श्रीलंका का भी स्वामी बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा शासन था मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है, साम्राज्य जो है वो दोस्तों उत्तर में देखिए हिमालय से लेकर के दक्षिण में जम्बूद्वीप तक था, काफ़ी लंबा चौड़ा। और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था। और अरब सागर यहाँ तक कि देखिए बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है, सौराष्ट्र है, मालवा, बहुत बड़े भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के किस राजा को पर आक्रमण किया था? तो राजा मौहर पर आक्रमण किया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के राजा मौहर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिजेरियन सर्जरी तकनीक से जन्म लेने वाला मौर्य शासक कौन था? अच्छा प्रश्न है। देखिए, सिजेरियन शब्द से आप कंफ्यूज न हो, मतलब ऑपरेशन को बोलते हैं। अंग्रेजी में जो ऑपरेशन शब्द होता है उससे अपन अच्छे से समझ में आ जाता है कि सिजेरियन होता है क्या, वरना अपने कंफ्यूज रहता है कि ये सिजेरियन क्या होता है। और अपन को कोई कहते कि ऑपरेशन से, तो आजकल तो हर एक बच्चा ही ऑपरेशन से हो रहा है, परंतु सबसे पहले भारत का पहला सिजेरियन बालक कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और ये है वो अशोक के पिता थे। अशोक जो सम्राट था उनके पिता कौन थे? बिंदुसार। तो बिंदुसार जो हैं वो पहला सिजेरियन तकनीकी से जन्म लेने वाला मौर्य शासक था। अच्छा प्रश्न है मित्रों, पूछा जाने योग्य प्रश्न है, सिजेरियन शब्द से कंफ्यूज ना हो। अगला देखिए, बिंदुसार ने सीरिया के किस शासक को पत्र लिख करके मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग की? भारत में क्या है कि पुराने ज़माने में ये शराब वगैरह कुछ नहीं थी, परंतु जो विदेशों के जब संपर्क में आए तो बिंदुसार है उनके संपर्क में सीरिया के एक शासक थे, उनको पत्र लिख करके मदिरा मंगवाई, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की कही। तो वो एंटियोकस प्रथम था। वो शासक कौन था?
एंटियोकस प्रथम को पत्र लिख करके बिंदुसार ने उससे मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांगे कही थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है ना, वो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य का ही हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, उससे। अशोक के समकालीन लंका के किस शासक ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? वैसे देवनामप्रिय की उपाधि अशोक को प्राप्त थी, परंतु अशोक के समकालीन एक श्रीलंका का शासक था जिसने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। उसका नाम क्या था? तिष्य। क्या नाम था? तिष्य। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर किसने बसाया? तो श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा ही की गई थी। ध्यान रखना, अशोक ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, और श्रीनगर जो वर्तमान में वो अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। अशोक के राज्याभिषेक के धर्म किस वर्ष में धम्म महापात्र के नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो अशोक ने राज्याभिषेक ग्रहण के लिए उसे 13वें वर्ष के जब हो गया था, 13 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उन्होंने धम्म महापात्र यानी धर्मराज की अधिकारियों की नियुक्ति कर ली थी। वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। धम्म महापात्र की नियुक्ति 13वें वर्ष में की थी। अच्छा प्रश्न बनता है। किसने अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले को के लिए दंड का प्रावधान किया था? तो ये सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा कहा गया था कि किसने अपने ऊपर आश्रित, यानी अपने ऊपर परिवार अपना आश्रित रहता है, बच्चे व पत्नों की समुचित व्यवस्था क्या, बच्चों और परिवार को समुचित व्यवस्था बिना किए ही अगर कोई भिक्षु बनता है उसको दंड देने का, क्योंकि पीछे वो उनका परिवार है वो परेशान होगा। तो इस कारण से चाणक्य है, कौटिल्य है, उसने दंड का प्रावधान किया था। अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने योग्य प्रश्न है। अपन ऐसे प्रश्नों को अक्सर या तो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बिंदुसार इस प्रकार से सोचने लगते हैं, जबकि ये जो प्रावधान है वो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही आदमी के नाम है सारी की सारी, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखिए, अशोक के लेखों में मौर्य परिषद को क्या कहा गया है? तो अशोक के लेख हैं उसमें मौर्य परिषद है उसको परिसा नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? परिसा कहा गया है। मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य जो प्रशासन था उसमें कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सन्निधाता। क्या कहलाता था? सन्निधाता। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। मौर्य काल में प्रवहन क्या था? प्रवहन सामूहिक समारोह है जिसमें खाने पीने की चीज़ों का प्रचुर इस्तेमाल होता था, उसे प्रवहन कहा जाता था। मौर्य काल में सामूहिक समारोह जो होता था, इसमें खाने पीने की चीज़ों का प्रचुर इस्तेमाल होता था, उसे क्या कहा जाता था? प्रवहन कहा जाता था। किसने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को माना है? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। इस प्रकार के कथन अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई थी वो किसने माना था? वो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। महास्थान अभिलेख में इस स्थान को क्या कहा गया? महास्थान अभिलेख में इस स्थान को क्या कहा गया? तो देखिए मित्रों, पुडुनगर कहा गया इस स्थान को। अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः 4 लिपियों के हैं, ब्राह्मी, खगरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइका लिपि का प्रयोग किया गया है। 4 लिपियों का अच्छे से ध्यान में रखना, ब्राह्मी, खगरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइका लिपि। अशोक के अभिलेख में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया, प्राकृत, ग्रीक और अरमाइका। ये 3 भाषाएं हैं, प्राकृत, ग्रीक और अरमाइका। 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खगरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइका। 4 लिपियां, 3 भाषाएं, अच्छे से ध्यान में रखना। भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ है? ये कोलकाता संग्रहालय में है। भाब्रू शिलालेख जयपुर में प्राप्त हुआ था और ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। रुमिंदे स्तंभ लेख किस जानवर की मूर्ति है? यानी रुमिंदे स्तंभ लेख पर किस जानवर की मूर्ति है? तो उस पर घोड़े की मूर्ति है। वर्तमान में उस पर कोई मूर्ति नहीं है। देखो नीचे विस्तार से पढ़ो। हेन सांग के अनुसार रुमिंदे स्तंभ लेख पर घोड़े की मूर्ति थी, जो कि आकाशीय बिजली गिरने से वो घोड़े की मूर्ति है वो नष्ट हो गई तथा स्तंभ के बीच से वो टूट गया था। स्तंभ था, रुमुंदे का जो स्तंभ था वो बीच से टूट गया बिजली गिरने के कारण। वर्तमान में स्तंभ का निचला भाग सुरक्षित पड़ा हुआ है तथा ऊपरी भाग 2 भागों में टूटा हुआ है, जिस पर शीर्ष नहीं है। ऊपरी भाग 2 भागों में टूटा हुआ, उस पर शीर्ष नहीं है। उस पर किसकी जानवर की मूर्ति थी? उस पर घोड़े की मूर्ति थी। ये हेन सांग का मानना है। इसलिए ये माना जाता है कि रुमंदे का जो स्तंभ लेख है उसमें घोड़े की मूर्ति थी। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में अशोक का कौन सा अभिलेख उसके 7वें वृहद स्तंभ लेख का रूपांतरण
लगता है। पश्चिमोत्तर भारत में अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जो 7वें वृहद स्तंभ लेख का रूपांतरण माना जाता है? तो कंधार के अरमाइका लिपि में लिखा गया जो शिलालेख है वो अशोक के 7वें वृहद स्तंभ लेख का रूपांतरण माना जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। स्ट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? स्ट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? तो विलियम्स जोन्स के द्वारा यह पहचान की गई थी। कौन सा तमिल विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी देता है? तो मामूलनार नाम करके एक विद्वान है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी भी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में भी शासन था। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में दो विद्रोह हुए जिसके दमन हेतु प्रथम बार अशोक और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया? तो दिव्य दान जो है उसमें उस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। पहले दमन के हेतु तो प्रथम बार तो अशोक को भेजा गया, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। ये दिव्य दान ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। किन स्तंभ लेखों में धम्म को परिभाषित किया गया है? कौन से स्तंभ लेख हैं जिसमें धर्म को परिभाषित किया गया है? तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धर्म को परिभाषित किया गया है। तो मित्रों अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो टोटली कितने हैं? अशोक के स्तंभ लेख टोटली जो 13 स्तंभ लेख हैं उनमें दूसरे और 7वें में जो बात कही गई है वो धर्म से संबंधित है। 7वां जो अभिलेख है उसमें बताया गया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 7वें अभिलेख में बताया गया कि धम्म यानी धर्म का स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की, यानी सभी संप्रदाय हैं उसके प्रति अपने को सहिष्णु रहना चाहिए। जबकि दूसरा जो स्तंभ लेख है इसमें समाज के कल्याण संबंधी कार्य बताए गए हैं तथा धर्म में शामिल किया गया है, और चिकित्सा सुविधा मार्ग निर्माण में जैसे कुआं खोदना, वृक्षारोपण यानी सामाजिक परोपकार से संबंधित जो कार्य हैं वो दूसरे स्तंभ लेख में है। ये दो स्तंभ लेख हैं धर्म से संबंधित। कौन से लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य या बुद्ध उपासक कहलाता है? तो मास के लघु शिलालेख है। अच्छा प्रश्न है। मास के लघु शिलालेख है उसमें अशोक है उसको स्वयं को बुद्ध शाक्य या बुद्ध उपासक बताया गया, यानी उन्होंने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। रुमंदी शिलालेख में अशोक को शाक्य मुनि कहा गया है। रुमंदी जो शिलालेख है उसमें अशोक को शाक्य मुनि कहा गया है। रुमंदी जो शिलालेख था उसमें अशोक को क्या कहा गया है? शाक्य मुनि कहा गया है। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न गहराई में जाके पूछे जा सकते हैं एक आध परीक्षा में। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह है वो जस्टिन नाम करके एक विदेशी विद्वान है, उसके द्वारा चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कह करके पुकारा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है नाटक। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की जो उपाधि है वो इसका प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया भी फिर भी हिंदू धर्म में उसने आस्था है वो नहीं छोड़ी थी। अशोक ने ये देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करके इस बात की का सबूत या प्रमाण दिया था। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? यवन या तुषार था। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र जहाँ पर सुदर्शन झील निर्माण करवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसको अशोक के जो गवर्नर था यवन तुषार, इसने उस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? यवन तुषार। तारानाथ के अनुसार किस मौर्य शासक ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था? तारानाथ के अनुसार कौन सा मौर्य शासक ऐसा था जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच में संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया? वो बिंदुसार था, यानी अशोक के पिताजी ने पूर्व से लेकर के पश्चिमी तक पूरे समुद्र तट पर बीच में सारा अधिकार कर लिया था बिंदुसार ने। अशोक के जन्म पर किस आजीविक मुनि ने अपने उसके सम्राट बनने की भविष्यवाणी कर दी थी? यानी आजीविका संप्रदाय अशोक था उसने आजीविका संप्रदाय अपनाया था, ये भी ध्यान में रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन संप्रदाय से संबंधित था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शैलखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। शैलखना पद्धति मित्रों वो होती है जिसमें भूखा प्यासा रहते हुए भी अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। बहुत ही मतलब दर्दनाक मौत होती है, वो हर एक के बस की बात नहीं है। तो अशोक के जन्म लेने पर एक आजीविका संप्रदाय के मुनि थे, उसने अशोक को सम्राट बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अशोक
के जो भाई थे उनको ऐसा बताते हैं कि 100 भाई थे कुल। 100 भाइयों 99 मौत के घाट उतारने के बाद में अशोक ने वो राजगद्दी प्राप्त की थी। तो ये पिंगलवत्स नाम करके एक आजीविका संप्रदाय के साधु थे, मुनि थे, उसने ये घोषणा कर दी कि अशोक है वही सम्राट बनेगा मौर्य साम्राज्य का आगे। ठीक है, पिंगलवत्स नाम याद रखना इसका, पिंगलवत्स। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति सम्राट से किसी भी समय मिल सकता है, चाहे वह भोजन कर रहा हो, चाहे वह अंतःपुर में हो। अच्छा प्रश्न है मित्रों कि अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति सम्राट से मिल सकता है, चाहे तो सम्राट है वो भोजन कर रहा हो, चाहे अंतःपुर में यानी रानियों के महल में हो। तो ये शिलालेख नंबर 6 है, उसमें ये बातें कही गई थी। इसमें यह बताया गया था 6 नंबर शिलालेख में कि धम्म महापात्र के लिए आदेश जारी किया तथा वह राजा की से किसी भी समय में सूचना प्राप्त कर सकता है, राजा उससे किसी भी समय में वो सूचना प्राप्त है वो कर सकता है। अशोक ने धर्म को किसने राजधर्म बताया था, यानी अशोक का जो धर्म था उसको राजधर्म किसने बताया, यानी बौद्ध धर्म को उस समय राजधर्म बताने वाला विद्वान कौन था, वो फ्लिट नाम करके एक अंग्रेजी विद्वान था। उसने अशोक के धर्म को क्या बताया था, राजधर्म बताया था कि उस जमाने में अशोक का जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म उस जमाने में क्या था, राजधर्म था। ठीक है, फ्लिट ने यह बातें कही थी। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने सर्वप्रथम किस अशोक के सर्वप्रथम किस अभिलेख की खोज हुई थी। अच्छा प्रश्न है, सबसे पहले अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख है उसकी खोज हुई थी, पूछे जाने योग्य प्रश्न है। किस मौर्य शासक की उपाधि धर्म विवर्धन थी, तो कुणाल जो था उसकी जो उपाधि थी वो धर्म विवर्धन थी। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष जो सिक्के जारी करता था। लक्षणाध्यक्ष क्या था मौर्य काल में, लक्षणाध्यक्ष क्या, लक्षणाध्यक्ष किसे कहा जाता था, मतलब लक्षणाध्यक्ष उस जमाने में जो मुद्राएं मुद्रित होती थी या टकसाल में जो सिक्के कढ़ाए डलवाए जाते थे उनका जो अध्यक्ष होता था, जो सिक्के जारी करता था, उस समय उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में जो मुद्राएं या टकसाल जो बनती थी, जो सिक्के जारी करता था, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। वर्तमान में जैसे अपने जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके जो साइन होते हैं नोटों पे आप देखते होंगे, उसी प्रकार उस जमाने में जो मुद्रा टकसाल या जो सिक्के जारी करता था, उनको सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। जबकि रूपक दर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था, जबकि रूपक दर्शक, रूपक सिक्के को भी बोलते हैं, रूपक दर्शक नामक एक अधिकारी और होता था, उसको मुद्रा का परीक्षण करता था कि मुद्रा सही है, नकली या गलत है। ओरिजिनल असली नकली का जो परीक्षण करने वाला होता था वो रूपक दर्शक नामक अधिकारी है वो कहलाता था। ये ध्यान में रखना, दोनों में फर्क है। लक्षणाध्यक्ष तो मुद्रा और जो टकसाल में डलने वाले सिक्के थे उनको जारी करने वाला अधिकारी था, और उन सिक्कों को असली नकली बताने वाला अधिकारी रूपक दर्शक कहलाता था। दोनों प्रश्नों में काफ़ी कंफ्यूज हो सकता है, पूछे जाने योग्य हैं दोनों ही प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आप नोट कर लीजिए जिससे कि अपने एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज ना हो, एक बार इनको रीडिंग लगा लें। तो अच्छे से ध्यान रखना, लक्षणाध्यक्ष क्या होगा, मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष जो सिक्के जारी करेगा, यानी सिक्के जारी करने वाला लक्षणाध्यक्ष, और उनको असली नकली जानने वाला, मुद्रा का परीक्षण करने वाला, असली नकली जानने वाला रूपक दर्शक कहलाता था, रूपक दर्शक। मौर्य काल की वार्ता क्या थी, आगे देखिए, मौर्य काल में वार्ता क्या थी, यानी वार्ता किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में वार्ता है वो कृषि पशुपालन वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। अच्छा प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता कृषि पशुपालन वाणिज्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना, जबकि गौतम ने वार्ता को शूद्र वर्ण का वर्ण धर्म बताया। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है, जबकि गौतम था उसने वार्ता को शूद्र वर्ण का वर्ण धर्म बताया है कि कृषि पशुपालन वाणिज्य आदि सभी सम्मिलित रूप से हैं, वो मौर्य काल में वार्ता कहलाती हैं। पक्की ईंटें व मंडल कूपों का प्रयोग सबसे पहले कब दिखाई पड़ता है, पक्की ईंटों का और मंडल कुओं का प्रयोग, कूपों यानी कुओं का प्रयोग सबसे पहले कब दिखाई पड़ता है, तो ये मौर्य काल में ही सबसे पहले देखने को मिलता है कि पक्की ईंटें उस जमाने में बनती थी। मौर्य काल में भौतिक संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो देखिए, मौर्य काल में भौतिक संस्कृति की जो विशेषताएं थी वो देखो, लोहे का उपयोग, आहत सिक्कों का उपयोग, उत्तरी पश्चिमी
पोलिसदार मृदु भांडों का उपयोग, पक्की ईंटों का उपयोग और मंडल कूपों का उपयोग। ये मौर्य काल की भौतिक जो संस्कृति थी, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें थी, उनकी विशेषताएं, यानी लोहे का उपयोग करते थे वो लोग, आहत सिक्कों की मुद्राओं का प्रयोग करते थे। उत्तरी काली पोलिसदार मृदु भांड, यानी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं ना, उनको मृदु भांड बोलते हैं, वो काली पोलिस से बनाए जाते थे, पोलिसदार मृदु भांड होते थे। पक्की ईंटें थी और मंडल कूपों का प्रयोग भी उस जमाने में देखने को मिलता है। ये 5 मुख्य विशेषताएं हैं। पूछे जाने योग्य प्रश्न है मित्रों परीक्षा में, इनमें से अगला 3 दे देगा, एक को हटा लेगा कि निम्न में से कौन सी जो विशेषता है वो मौर्य काल में नहीं थी। तो ध्यान रखना, पांचों के लोहे का उपयोग था, आज सिक्कों का उपयोग था, उत्तरी काली पोलिसदार मृदु भांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, पक्की ईंटें थी और मंडल कूपों का प्रयोग भी उस जमाने में किया गया था। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना पांचों को। बाराबार की पहाड़ियों में अशोक के द्वारा कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये। अशोक के द्वारा बाराबार की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये 3 गुफाएं थी, कर्णचौपाल, सुदामा और विश्वकर्मा झोंपड़ी। ये बाराबार की पहाड़ियों में स्थित थी। कर्णचौपड़ा, सुदामा और विश्वकर्मा या विश्व झोंपड़ी, ये बाराबार की जो पहाड़ियां हैं उनमें 3 गुफाएं अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। ये आजीविका साधुओं के रहने के काम में आती थी ये गुफाएं। अब देखिए, पश्चिम में लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। लोमस ऋषि की गुफा के लेख में दशरथ को भी देवनाम प्रिय कहा गया है। पश्चिम की जो लोमस ऋषि की गुफा है उसका निर्माण अशोक का पोता था दशरथ, उसने करवाया। उस लोमस ऋषि की गुफा में एक मतलब स्तंभ लेख लिखवाया गया है, उस लेख में दशरथ को भी देवनाम प्रिय बताया गया है। वैसे देवनाम प्रिय की उपाधि है वो अशोक को ही प्राप्त थी। ठीक है, तो दशरथ को देवनाम प्रिय किस गुफा के लेख में बताया गया, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, लोमस ऋषि की गुफाओं में अशोक के पुत्र दशरथ को देवनाम प्रिय से के नाम से पुकारा गया है या देवनाम प्रिय कहा गया है, पूछा जा सकता है प्रश्न। अच्छा है, डीडी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किसके कारण को जिम्मेदार ठहराया है? डीडी जो कौशाम्बी हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य जो था, जो 100 वर्ष चला था, उसके पतन के कारण को किसको जिम्मेदार ठहराया? तो आर्थिक संकट को जिम्मेदार ठहराया। डीडी कौशाम्बी का कहना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन है वो आर्थिक संकट के कारण ही हुआ है। मौर्य काल में पेड़ की छाल से बने श्वेत और चिकने वस्त्र को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, तो उसको टुकुल कहा जाता है। मौर्य काल में पेड़ की छाल से बने हुए श्वेत और चिकने जो वस्त्र होते थे उनको क्या कहा जाता था? टुकुल कहा जाता था। सिर्फ वर्षा के द्वारा खेती होने वाली भूमि क्या कहलाती है? सिर्फ वर्षा के द्वारा खेती होने वाली भूमि है वो देव मातृक कहलाती है, कि भगवान का दिया हुआ ही है। वर्षा के द्वारा जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? देव मातृक कहा जाता है। मैग्निस्त के द्वारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उल्लेखित किए गए देवता डायोनिसियस और हेराक्लिस का समीकरण किन भारतीय देवताओं से किया गया है? मैग्निस जो था उसने उल्लेख किया है अपने देश के देवताओं के कि डायोनिसियस और हेराक्लिस का समीकरण भारतीय देवताओं से किया गया है। तो डायोनिसियस किसका? तो शिव से, तथा हेराक्लिस का समीकरण वो कृष्ण से किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से मित्रों, कि मैग्निस ने अपने ही देवता जिसको डायोनिक्स और हेराक्लिस का समीकरण, डायोनिक्स का तो शिव भगवान से किया गया है तथा हेराक्लिस का जो समीकरण है वो श्री कृष्ण से माना गया है। तो डायोनिक्स शिव से और हेराक्लिस श्री कृष्ण से। अच्छे से याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। मौर्य काल में पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो ब्रंगुकुच और सोपरा। पश्चिम में ब्रंगुकुच, एक गुजरात में थे दोनों। देखिए ताम्र लिपि नीचे देखिए, ताम्र लिपि प्रमुख बंदरगाह ये पश्चिमी बंगाल में था, पूर्वी भारत का, परंतु पश्चिमी भारत के जो बंदरगाह थे वो ब्रंगुकुच और सोपारा। ये ब्रंगुकुच और सोपारा दोनों ही मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के, जो अपने वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य लगता है उसकी सीमाओं पे बने थे। ब्रंगुकुच तो गुजरात में था और सोपरा महाराष्ट्र में। और पूर्वी जो भारत था उसका ताम्रलिपि एक बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह यही था। यह बंदरगाह है पश्चिमी बंगाल में है। ताम्रलिपि बंदरगाह है वो पूर्वी भारत का था, यह भी ध्यान में रख लेना। पश्चिमी भारत का ब्रंगकुच और सोपारा, जबकि पूर्वी भारत का जो था वो ताम्रलिपि था। अशोक के स्तंभ किस पत्थर के बने हुए थे? अच्छा प्रश्न है।
ये पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में कि अशोक के स्तंभ हैं वो किस पत्थर से बने, तो ध्यान रखना चुनार है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पत्थर निकलता है बलुआ पत्थर चुनार, उससे बने हुए हैं अशोक के सारे स्तंभ लेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी अर्थशास्त्र शब्द देख करके ये मत सोच लेना कि ये इकोनॉमिक्स का है, जबकि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है कौटिल्य का वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित लिखा गया ग्रंथ है। बहुत ही शानदार ग्रंथ है। वर्तमान में भी कौटिल्य ने जो बातें लिखी थी वो वर्तमान में भी लागू हो रही हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक नीतियों पर लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा अधिकरण विदेश नीति से संबंधित है? तो ये 7वां जो अधिकरण उसमें दिया गया है वो विदेश नीति से संबंधित है। सर्वप्रथम दासों को वृहद स्तर पर कृषि कार्यों में कब लाया गया? ये मौर्य काल में सबसे पहले दास हैं, उनको बहुत बड़े स्तर पर, वृहद स्तर यानी बहुत बड़े स्तर पर इनको कृषि कार्यों के लिए लगा दिया कि आप खेती कर सकते हो, खेती करने के लिए आप स्वतंत्र हो। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जबकि दासों को सर्वप्रथम कृषि कार्यों में लगाए जाने का प्रमाण है वो बुद्ध काल में मिलता है। दासों को सबसे पहले कृषि कार्यों पर लगाए जाने का जो प्रमाण है कि सबसे पहले जो कृषि के योग्य माना है, जिस दासों को कृषि के लिए मुक्त किया है, वो बुद्ध काल में था। परंतु वृहद स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर कृषि कार्य के लिए लगाया था वो मौर्य काल में लगाया गया था। मौर्य काल में पैदल सेना, स्थायी जो सेना को क्या कहा जाता था? उसको मोलबल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोलबल। मौर्य काल में पैदल जो सैनिक थे, जो स्थायी सेना थी, उसको मोलबल कहा जाता था। अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने प्रकार के चिकित्सक बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के चिकित्सक बताए गए। अच्छा प्रश्न पूछा। अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने प्रकार के चिकित्सक बताए? तो 4 प्रकार के चिकित्सक बताए हैं। मण्डनिक नामक दार्शनिक तथा वह सिकंदर के मध्य वार्तालाप का विवरण किसने दिया है? ये मैग्निस ने इंडिका नामक ग्रंथ में दिया है। मैग्निस ने कौन सी रचना लिखी थी? इंडिका लिखी थी। ध्यान रखना, मंडिनियन नामक दार्शनिक था एक, और सिकंदर के मध्य जो वार्तालाप होती है उसका वर्णन मैग्निस ने इंडिका नामक ग्रंथ में किया है। मौर्य काल में विवाह विच्छेद तलाक को क्या कहा जाता था? तो मोक्ष कहा जाता था। पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, मौर्य काल में विवाह विच्छेद यानी तलाक को क्या कहा जाता था? तो मोक्ष कहा जाता था। तलाक देखिए अरबी फारसी भाषा का शब्द है, जबकि विवाह विच्छेद है वो हिंदी भाषा का शब्द है। उसको मौर्य काल में मोक्ष कहा जाता है, यानी तलाक देना, एक तरह से मुक्ति पा लेना, मोक्ष। मौर्य सम्राट दशरथ किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दशरथ जो था यानी अशोक का पोता, वो आजीविका संप्रदाय से था। अशोक स्वयं भी आजीविका संप्रदाय से था। मौर्य काल में उद्योग धंधों व कारखानों का प्रमुख कौन था? उद्योग धंधे कारखानों का प्रमुख जो था वो कर्मांतिक कहलाता था। उसको क्या कहा जाता था? कर्मांतिक कहा जाता था। मौर्य काल में दंड विधान था, यानी दंड क्या किस प्रकार से दिया जाता था? तो मौर्य काल में कठोर दंड दिया जाता, इसीलिए उस जमाने में अपराध बहुत कम होते थे, यानी माफी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, शायद कठोर दंड दिया जाता था। सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखने हेतु किसने एक पुस्तकालय की स्थापना की? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिकंदरिया में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करके उन ग्रंथों को सुरक्षित रखने हेतु किसने एक पुस्तकालय की स्थापना की? तो टालमी के फिलाडेल्फस द्वितीय नामक एक शासक था टॉलमी का, उसने फिलाडेल्फस द्वितीय ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवा के उन्हें सुरक्षित रख करके पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो फिलाडेल्फस द्वितीय। अच्छा प्रश्न बनता है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, काफ़ी गहराई में जाके। इस वीडियो में ऊपर से भी है, बेसिक नॉलेज भी है, और अंदर से गहराई के प्रश्न भी दिए गए हैं। ये गहराई के प्रश्न होते हैं मित्रों। 1966 में दिल्ली की सीमा पर अशोक का कौन सा शिलालेख मिला? तो यह बाहरपुर शिलालेख मिला था। 1966 में दिल्ली की सीमा पर अशोक का एक शिलालेख मिला, जिसे बाहरपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विभिन्न सद्गुणों में सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण क्या था? यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें वर्णित विभिन्न सद्गुणों में सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण को कौन सा नजर आता है? तो देखिए उसमें है, वो है वे एवं धन संचय में संयम। यानी अशोक के शिलालेखों में ये गुण मिलता है कि धन संचय और वे जो है उसका भी संचय करना, यानी कम संचय करना, जो धन है उसको फालतू में अपव्यय न करना, यही अशोक ने शिक्षा दी है। यानी फालतू में जो पैसे अपव्यय करते थे शादी समारोह में, उन सब पे अशोक ने रोक लगाई थी। सामाजिक विषय में अशोक में सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? सामाजिक विषय से संबंधित अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? तो जन्म है, विवाह है, यात्रा आदि के समय
किए जाने वाले निरर्थक सामाजिक कर्मकांडों का विरोध अशोक ने किया था, उस पर अधिक व्यय होता था, उस पर अशोक ने नियंत्रण लगाया था कि सामाजिक कार्यों में धन का उपयोग न किया जाए अपव्यय फालतू में। यह है तो जन्म है, विवाह है, यात्रा है, सामाजिक कार्यक्रम है, उस पर निरर्थक अपव्यय न किया जाए। अशोक ने स्वयं धर्म की अपनी नीति को किस रूप में प्रस्तावित किया था? अशोक ने स्वयं धर्म की अपनी नीति को किस रूप में प्रस्तावित किया? तो जीवन का एक ऐसा मार्ग जो व्यवहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिकवादी भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की थी अशोक ने। देखो, जीवन का एक ऐसा मार्ग जो व्यवहारिक हो और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिकतावादी भी होना चाहिए। किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि जो भी कोई बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विघटन का प्रयास करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहना करके संघ से बहिष्कार कर दिया जाएगा? तो ये रानी का राजाज्ञा अभिलेख था। रानी का राजाज्ञा अभिलेख था, उसमें अशोक ने यह आदेश दिया था कि कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी है वो संघ में विघटन का प्रयास करेगा, संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे सफेद वस्त्र पहना करके संघ से बहिष्कृत यानी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये रानी का राजाज्ञा अभिलेख था, रानी का आदेश था। किस स्रोत से पता चलता है कि अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में त्याग दिया था? तो ये दिव्य दान नामक ग्रंथ है, उससे अपने को पता चलता है कि अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में अपना सिंहासन अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस परंपरा के अनुसार अशोक ने 236 ईसा पूर्व के मध्य एशिया में खेतान की यात्रा की थी? एशिया में खेतान की यात्रा, तो ये तिब्बती परंपरा के अनुसार ये पता चलता है कि अशोक ने 236 ईसा पूर्व ही मध्य एशिया की खेतान की यात्रा भी की थी। अशोक के अधीन मौर्यकालीन राजतंत्र के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए? तो सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण है पितृवत निरंकुशवाद। सर्वाधिक स्पष्टीकरण जो है वो है पितृवत निरंकुशवाद। मौर्य प्रशासन में अधिकांश अधिकारीगण किन शासकीय कार्यों में के निष्पादन से संबंधित थे? तो ये थे राजस्व प्रशासन से संबंधित। किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया? किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया? ये था इतिजक महामात से। मौर्य शासन की वित्तीय वर्ष किस माह में प्रारंभ होता है? तो ये आषाढ़ जुलाई में अपन ने पीछे भी चर्चा की है। जनपद और ग्राम के बीच में प्रशासन के माध्यमिक स्तर पर करों की वसूली के लिए कौन उत्तरदायी था? ये स्थानिक नाम करके एक अधिकारी था जो जनपद जिले को कहते हैं, और ग्राम के बीच एक प्रशासन के माध्यमिक स्तर पर करों की वसूली करने वाला था। वो कौन था? स्थानिक था, जो जिले और गांव के बीच में एक प्रशासनिक कड़ी के माध्यम से करों को वसूली करता था। राजा को विशेष सूचना देने वाले तथा उसके साथ सीधे संपर्क रखने वाले अधिकारी कौन थे? राजा को विशेष सूचना देते थे जो गुप्तचर कहलाते थे, और जो राजा के सीधे संपर्क में थे वो अधिकारी कौन थे? वो थे पुलिसानी, यानी पुरुष थे, कहलाते थे पुलिसानी। मौर्य काल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण क्यों अनिवार्य था एवं धार्मिक जनगणना क्यों की जाती थी? कानून व्यवस्था एवं कराधान के प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जाती थी कि मौर्य काल में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण क्यों अनिवार्य था, और वार्षिक जनगणना क्यों की जाती थी? कानून व्यवस्था को कराधान करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण बनता था, जो वर्तमान में बनता है। इस प्रकार का मौर्य काल में बनता था कि कौन जन्मा है, किसकी मृत्यु हुई है, उसकी वार्षिक जनगणना भी होती थी। तो ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्य किया जाता था। मैग्निस ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में किस आधार पर बांटा? तो आर्थिक आधार पर बांटा था। मैग्निस ने अपने इंडिका ग्रंथ में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। तो वो 7 आधार क्या थे? आर्थिक आधार पर, यानी आर्थिक आधार पर जो पैसे वाले थे उनको अलग था, मिडिल क्लास अलग थी, लो कैटेगरी अलग थी, सबको अलग अलग प्रकार से 7 प्रकार से मैग्निस ने भारतीय समाज को वो बांटा था। मौर्य काल में ब्राह्मणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था? ब्राह्मणों का मुख्य अधिकार यह था कराधान से विमुक्ति, इनको कर नहीं देना पड़ता था। मौर्य काल में भूमि पर राजा के पूर्ण स्वामित्व के अधिकार की पुष्टि किस माध्यम से होती थी? मौर्य काल में भूमि पर राजा के पूर्ण स्वामित्व के अधिकार की पुष्टि किस माध्यम से? विशेष आवश्यकताओं के समय दूसरी फसल को उत्पादन कर के रूप में वसूल करने का अधिकार था। मौर्य काल में कर चोरी के अपराध के लिए दंड क्या था? यानी कर की चोरी करता था उस अपराध के लिए दंड था मृत्युदंड, सीधा ही। कोई भी टैक्स नहीं चुरा सकता था वर्तमान की तरह,
ऐसे गलत नहीं आंकड़े दिखा सकता था कि मेरे पास इतनी कमाई है, मैं इतना टैक्स नहीं देने के योग्य हूँ। सीधा ही मृत्युदंड मिलता था। ये दंड मिलता है तो अच्छे अच्छे भी कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौर्य कालीन भारत के प्रत्येक यूनानी लेखक ने एक भारतीय पशु की अत्यधिक प्रशंसा की है। वह पशु कौन सा है? वो हाथी की बहुत प्रशंसा की है। अच्छा प्रश्न पूछा है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है। मौर्य काल में भारत के प्रत्येक यूनानी जो लेखक थे उन्होंने भारत के एक पशु की बहुत प्रशंसा की है। वो कौन था? हाथी था। मौर्यकालीन सिक्का जिसमें रूप्य रूप भी कहा जाता था, क्या था? उसको पण कहा जाता था। पण जो सिक्का था उसको रूप्य रूपक भी कहा जाता था। मित्रों, इस वीडियो में अपन ने पूरे मौर्य काल का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको पूरा मौर्य काल, इसमें कठिन प्रश्न भी लिए हैं, सरल प्रश्न भी लिए हैं, बेसिक भी है, बिल्कुल गहराई में जाकर ये भी है। आप एक बार मौर्य काल पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।